उनके साथ में प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना जी, पूर्व में एमएलसी, और प्रवक्ता बलबीर राम रतन जी मौजूद हैं। मैं अभिजीत जी से दरख्वास्त करूंगा वो सीधे तौर पे आपसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। देखिए, आज एक बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर हमें लगा कि इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बड़ा ज़रूरी है। और वो गंभीर विषय ये एक वीडियो से है, जो वीडियो आपके बीच में शेयर किया जाएगा। शायद आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये वीडियो जो है ये उमर साहब की एक लोगों से जब ये वहाँ पर मुखातिब हैं भद्रवाह के अंदर, और वहाँ पर ये एक बयानबाजी की गई है उनकी तरफ से, और एक कटाक्ष किया गया है उन वीर जवानों के लिए, उन वीडीजी के लोगों के लिए जिन्होंने हमारी रक्षा की है आज तक, और बड़े हद तक जो हमारे को आज तक टेररिज्म से बचा कर रखा, टेररिस्टों से, उन वीडीजीज ने। ये आपके बीच में है, इसको हम आपको थोड़ी देर में कॉपी भी दे देंगे। इसमें अगर आप इसे गौर से सुने तो उमर साहब इसमें कहते हैं ये जो वीडीजीज हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, और कहीं ना कहीं उन वीडीजीज को कम्युनलाइज करने की जो सोच उमर अब्दुल्ला साहब की है कि उनको भी धर्म के नाम पर बांटा जाए, ये बड़ी दुख वाली बात है। और एक इंसान जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हों, उसके बाद जब वो वीडीजीज के ऊपर ऐसा कटाक्ष करते हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बड़ा जरूरी है। तो उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सन 87 की आपने रिगिंग की थी, उसके बाद जब बंदूक यहां पर दाखिल हुई थी, और उसके बाद ये सब कुछ जो खून खराबे का खेल हुआ, और हमें अभी भी याद होना चाहिए कि 1990 में जब सबसे पहले वीडीसी या वीडीजीज बनाए गए थे, तो अगर आप हमारी बात ना माने उमर साहब तो कम से कम विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, जिसके ऊपर यह कहा गया कि क्यों बनाए गए थे। इसके अंदर वो हिंदूज और वल्नरेबल मुस्लिम्स, उनको ये हथियार दिए गए थे। इसमें कोई मजहब देकर किसी को हथियार नहीं दिए गए थे, क्योंकि जो टेररिस्ट पार से आता है वो दोनों तरफ पूरी तरह की क्षति पहुंचाता है। लेकिन उमर साहब आज भी जो ये काम कर रहे हैं, और ये जो टेररिज्म रिवाइव हुआ है, इसके अंदर में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्हीं वीडीजीज को जो दौर इनका रहा, उस दौर के अंदर जिस तरह से इनको वीकन किया गया, इन लोगों को कई सालों तक इनकी तनख्वाह नहीं मिली। जो गुर्बत के दिन, जो फाका कशी के दिन इस वीडीजीज ने, जिनकी बंदूक के कारण जो पलायन नहीं हो पाया, क्योंकि अपने मंसूबों में ये तो कामयाब हो चुके थे जब 87 के बाद कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। लेकिन अगर हमारे रजौरी पुंछ से लोग, अगर हमारे डोडा किश्तवाड़ से लोगों ने अगर पलायन नहीं किया, जबकि कितनी कत्लो गारत वहां पर हुई थी, तो उसका कारण केवल और केवल एक शील्ड थी जो वीडीजीज की थी, हमारी आर्मी की थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी। लेकिन डेलिबरेटली जो उनको इन्होंने जो वीकन किया, जिसके कारण अभी फिर से जो वहां पर छुटपुट घटनाएं शुरू हुई हैं, इसका ये कारण है। और आज देखिए, जब ये इस तरह के कटाक्ष कर कहते हैं उमर साहब, और कितने निंदनीय और दुख वाले बयान हैं, कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, मोहम्मद शरीफ जिसने चचरगला में अभी अपने प्राणों की आहुति दी है टेररिस्टों से लड़ते हुए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? तो इस तरह के जब आप बयान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक आम इंसान का वीडीजी के लिए क्या क्यों जरूरी है, किस तरह से एक एक वीडीजी अपने गांव की रक्षा करता है। इसके लिए कम से कम उमर साहब को जब इस तरह के बयान देते हैं, तो एक पूजा देवी जी हैं जो कि एक वीडीजी हैं, उन्हीं के जरा बयान सुन लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि अगर इस तरह की वीडीजी को इन लोगों ने अगर वीकन ना किया होता, या अगर ये नहीं बनी उस समय बनी होती, तो 35 लोग जिनका कुल्लड़ में मैसेकर किया गया था, ये कभी ना हो पाता। तो इस तरह की जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी दुख वाली बात है इंटेंशनली वीडीजीज को, क्योंकि वीडीजीज ने भी जो हथियार उठाए और उन पहाड़ की चोटियों पर बैठकर जिस तरह से वो आज इन टेररिस्टों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन तो उन्हीं का होता है जो एक गांव में बैठा होगा। लेकिन आज ये कौन सी सोच के साथ, हमें इसके ऊपर एक शक है कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। क्योंकि वीडीजी से अगर कोई डरता है तो वो पाकिस्तान वाले डरते हैं, पाकिस्तान के यहां जो भाड़े के टट्टू आए हैं वो डरते हैं। लेकिन उमर साहब के डेलिबरेटली इसके ऊपर बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या है, इसे जरा उमर साहब सबको साफ कर ले। और सबसे बड़ी बात आती है, जो वीडीजीज को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया है, ये बहुत दुख वाली बात है। धर्म विशेष के नाम पर वीडीजीज को बांटना, और जिन वीडीजीज ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया है, ये बहुत दुख की बात है। इसके ऊपर उमर साहब जरा सब लोगों को क्लियर करें कि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्यों दे रहे थे। इसके बाद में हमारे साथ हमारे रैना साहब हैं, ये भी आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह से षड्यंत्र के चलते ये सब कुछ यहां पर किया गया, और जिसका कारण बना, और क्यों जरूरत पड़ी हमें वीडीजीज की। और अगर आज वीडीजीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनको अभी हमारी ही भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त किया है ताकि कोई भी टेररिस्ट अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके, इसके ऊपर जो उमर साहब की क्या कारण है और उसके पीछे उनकी क्या सोच है, अभी रैना साहब आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद अजीत जी।
अभिजीत जी ने जो प्रश्न और जो संदर्भ आपके सामने रखा, जो इंसिडेंट आपके सामने रखा, हम ये बताना चाहते हैं कि भुक्तभोगी होने के नाते, विक्टिम होने के नाते उमर साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सोच को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग ठीक से समझते हैं। वो तरीका क्या है? 1947 से ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आई, जिन्होंने गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके यहाँ की सत्ता हासिल की, उन्होंने जो उनके साथ नहीं चलते थे उनको पहले उनका डेमोनाइजेशन किया, उनको बदनाम किया, उनके बारे में ऐसी जिस तरह से आज वो वीडीजीज के बारे में करते हैं, वो इस प्रकार से पहले उनको डेमोनाइज करके, ताकि लोगों के मनों में उनके प्रति एक तरीके से सवाल या निशान खड़ा हो, एक नफरत सी पैदा हो। यही इस कश्मीर में एक माइनॉरिटीज के साथ हुआ। नहीं तो वास्तव में अगर जिस वक्त ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर मैं 75 के बाद की बात कर रहा हूं, जब ये यहां पर शासन में थे, तो आखिर टेररिज्म आया ही क्यों? अगर आपने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट था, अगर आपने उसको फ्री हैंड दिया होता एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को हैंडल करने का, तब ये नौबत आती ही नहीं, ना टेररिज्म होता और ना इतनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती है। याद दिलाना चाहेंगे हम बार बार उस इंसिडेंट को, जनता के लोग के ध्यान करें। 1983 में जब यहाँ इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, तो उपद्रव, जो पिच को खोदने तक की बात आई, तो जो पुलिस ऑफिसर्स उस वक्त उन पर एक्शन करना चाहते थे, उनके खिलाफ तत्कालीन सरकार ने काम किया। जो उपद्रव करने वाले थे उनको रिवार्ड किया गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, जब 1996 में दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई, वंधामा का इंसिडेंट होता है। अगर वहां पर सुरक्षा के पक्के इंतजाम होते तो वो मैसेकर नहीं होता, नाड़ी मर्ग नहीं होता, संग्रामपुरा नहीं होता। जिस प्रकार से मेरे साथी अभिजीत जी ने कहा, डोडा और पुंछ, रजौरी, इस सारे इलाके में जितने बड़े बड़े मैसेकर्स, अब गाड़ी में से नीचे उतार कर आप टेररिस्ट लोग या जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग थे, लोग और धर्म विशेष के नाम, एक जाति विशेष के नाम पर आप उनको उतार कर उनका मैसेकर कर रहे हो, अगर उसको रोकने का काम, क्योंकि आप जानते हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको मालूम है आपके पास स्टेट रिसोर्सेज कितनी है, आपको मालूम है कि आप पुलिस फोर्स आपके पास कितना है, और आपका एरिया इतना बड़ा होने के नाते आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए यहीं पर नहीं, दुनिया भर में एक तरीका है कि आपकी जो देशभक्त जनता है, आपकी जो अपनी पब्लिक है, उनको आप इन्वॉल्व करके आप उनको सुरक्षित करने के लिए जो भी संभव हो उनको ट्रेन कर दीजिए। अगर वास्तव में 1986 के बाद, 1983 के बाद अगर कश्मीर में भी माइनॉरिटीज को राइटली ट्रेन किया होता तो डिस्प्लेसमेंट की बात होती ही नहीं। इसलिए हम इस सोच को, सिर्फ ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ये वो सोच है, जब आप चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से अभी कहा गया कि पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के भी जो आका है उनके कहे अनुसार जो यहाँ पर वो एक एजेंडा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हो वो कमजोर हो, इसलिए वीडीजी, वीडीसीज उसमें एक बड़ी बाधा है। ये उनको डेमोनाइज करके, उनको बदनाम करके, उनको लोगों, उनके बारे में लोगों में गलतफहमी पैदा करने की बात है। वास्तविकता यही है, सरकार ने जब 1994 में एसओजी भी बनाया, उसके बारे में भी यही किया गया। सरकार ने ही अपने पुलिस के जो रेगुलर फोर्सेस हैं उसमें से एक स्पेशली ट्रेंड फोर्स तैयार किया था, आखिर उसको भी डेमोनाइज किया गया। इस सोच के बारे में जनता को समझना चाहिए, ताकि ये ताकतें अगर दोबारा भगवान ना करे अगर ये शासन में आती है, तो किस प्रकार से आम जनता के प्रति इनका क्या रवैया रह सकता है, ये हमने पिछले दशकों में देखा है। दोबारा हमको ये दोबारा ना देखना पड़े, ये इतना छोटी सी बात जनता के सामने रखने के लिए आज हम यहाँ हैं। एक बात लास्ट में कंक्लूड करूंगा, इसमें एक और इनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण आप समझिएगा कि अगर आपको फरवरी शायद 2019 जो 13 वाले जो दंगे हैं किश्तवाड़ वाले, अगर आपको याद होगा, जब सज्जाद किचलू उनके होम मिनिस्टर और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते थे, उन दंगों के अंदर हथियारों की दुकानें लूटी गई थी। उन हथियारों का आज तक हिसाब किताब पता नहीं लगा कि वो हथियार कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। अपने समय तो आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वो हथियार किसके पास हैं, किसने लिए और किसका षड्यंत्र था उसके पीछे, ये जरूर हम एक एक चीज का पर्दाफाश करेंगे। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण आज उमर साहब जो हैं वो आज बीडीजी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।